कानपुर की एक घनी बस्ती में रामदास का घर था। उसके परिवार में सब मिलजुल कर रहते थे। उसके घर पर 2 कुत्ते टॉमी और मैक्सी भी थे, जो एक छोटे से घर में रहकर दिन भर बस एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। एक दिन शाम को रामदास अपने घर की बैठक में बैठकर चाय पीते हुए अपने पुराने दोस्त मुकेश से फोन पर बात कर रहा था। मैंने जमीन देख ली है मुकेश, बस सोच रहा हूँ दिवाली तक दोनों का अलग अलग घर बना दूं। अरे वाह, तूने बढ़िया सोच लिया। क्या करूं, घर में छोटी छोटी बातों पर दोनों बहुत लड़ाई करते हैं। अरे कोई नहीं, नए घर में मजे से रहेंगे। बस तू साथ रहना, उससे काम में मदद लगेगी। अरे तू कहे तो ईंट भी ढो दूं यार। नहीं यार, कैसी बातें कर रहा है। बस तू साथ खड़ा रहना। अब की बार दोनों के लिए अलग अलग घर बनवाऊंगा, फिर ये साथ भी रहेंगे और अलग भी। बैठक के बाहर एक कोने में छुपकर दोनों बहुएं अपने ससुर की ये बातें सुन रही थी। ये सुनकर दोनों के चेहरों पर जैसे चमक आ गई। रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। पायल का चेहरा जैसे पहली बार खुलकर मुस्कुराया। सुन रही हो पायल, पापा जी हमारे लिए अलग अलग घर बनवा रहे हैं। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए दीदी। क्या वाकई में अब हमें अपनी मर्जी की जिंदगी मिलेगी? हाँ जरूर। मैंने तो सोचा था उम्र भर समझौता करके ही रहना पड़ेगा, लेकिन अब तो लग रहा है जैसे सच में नई सुबह होने वाली है। दोनों वहीं खड़ी सपने सजाने लगी। मैं ना एक छोटी सी बालकनी चाहती हूँ बस, और मुझे वो कोना चाहिए जहां मैं अपनी मनपसंद मूर्तियां रख सकूं। अरे चलो चलकर जल्दी से सबको बताते हैं। रुको दीदी, पहले मैं बताऊंगी। नहीं, मैं बड़ी हूँ, पहले मैं बताऊंगी। ठीक है, जल्दी चलो। अब वो दोनों सीधा हॉल में आदम की। वहां पहले से ही मालती, विमल, मोहित, महक और सोनू बैठे थे और सब साथ में टीवी देख रहे थे। तभी बहुओं की तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सुनो सुनो साहब, पता है मम्मी जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस पायल भाभी, मैं दोबारा बुआ बनने वाली हूँ ना? अरे नहीं महक, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? पापा जी मेरे और दीदी के लिए अलग अलग घर बनवा रहे हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम दोनों? ये सच है माँ जी। बैठक में पापा जी मुकेश अंकल से कह रहे थे 2 घर बनवाने हैं, एक मेरे लिए, एक पायल के लिए। अब रजनी और पायल दोनों मिलकर सबको समझाने लगे। पापा ने हमें तो अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया, और उनके पास ये सब करने के पैसे कहाँ से आए? हाँ भैया, यही तो मैं सोच रहा था। अरे वो पापा के रिटायरमेंट पर जो पैसे बचे होंगे ना, वही होंगे। हाँ, पर वो ये घर बनवाने में खर्च हो गए थे ना। लेकिन फिर भी भैया, पापा ने अपनी पूरी कमाई थोड़ी ना खर्च की होगी, बचा कर रखे होंगे पैसे। मुझे पक्का तो पता नहीं, पर शायद कुछ पैसे तो होंगे उनके पास। पापा ने मुझसे तो एक बार पूछा तक नहीं। मैं तो उनकी लाडली बेटी हूँ। अरे तू अपनी छोड़, मैं तो उनकी बीवी हूँ। जब मुझे नहीं पता तो तुझे कहाँ से पता होगा? सब चौंके हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी टॉमी आया और उसने जूते में रखा सोनू का मोजा निकाल दिया। ये देखकर मैक्सी उसके पीछे भागा और फिर उसके पीछे सोनू मोजा लेने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी मालती चिंता से बोली, बिना बताए इतना बड़ा फैसला, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई तुम दोनों को? नहीं मम्मी जी, पापा जी ने साफ साफ कहा था वो ये हम सबकी खुशी के लिए कर रहे हैं। और तो और पापा जी ये तक कह रहे थे कि वो हमको सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन हमारी चालाकी से ये छिप नहीं सका। पापा के इस फैसले से तो पूरा घर ही सरप्राइज हो गया। मैं भी अब अपना कमरा डिजाइन करूंगी, और मैं अपना कमरा हल्के बैंगनी रंग से पेंट करवाऊंगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले हर बात पर बहस होती थी, अब सबकी आंखों में 2 नए घरों का सपना दिखने लगा। सबको लगा जैसे जिंदगी उन्हें एक और मौका दे रही है। अब सब अपने अपने ख्याली पुलाव बुनने में लग गए। मैं तो कहता हूँ घर में होम थिएटर होना चाहिए, ताकि शाम को सब मिलकर एक साथ मूवी देख सके। और मुझे साउंड प्रूफ स्टडी रूम चाहिए, और एक बुक शेल्फ जिसमें मैं अपनी ऑफिस की इम्पोर्टेंट फाइल रख सकूं। और मेरी अलमारी बड़ी और लाइट वाली होगी, उसमें मैं अपना म्यूजिक सिस्टम रखूंगी। दादी, मैं अपने और टॉमी मैक्सी के लिए अलग बेड बनवाऊंगा। मैं तो सोच रही हूँ एक वेंटिलेटेड किचन बनवाऊं जिसमें हर सुबह धूप आए। और मुझे अपने लिए एक कोना चाहिए जिसमें मेरी पूजा के लिए खुली जगह हो। अब घर में सबके अंदर 2-2 नए घर बनने का एक नया जोश था। मोहित और पायल की शादी को अभी 2 ही साल हुए थे। दोनों ने पुराने कमरे को संवार कर उसमें रहना शुरू किया था। एक रात दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, तभी
अरे यार मोहित, फिर से ये बेड? क्या हुआ पायल, तुम डर क्यों गई? देखो ना, हमारा बेड कितना पुराना हो चुका है। सोते टाइम जरा भी करवट बदलो तो इसके चरमराने की ऐसी आवाज आती है मानो क्या? मानो यमराज लेने आ गए हो। मुझे नया बेड चाहिए। अरे लेकिन अभी तो इसी पर सोना होगा ना, कल बात करेंगे इस बारे में। ना, मुझे अभी चाहिए नया बेड। अरे बाबू सो जाओ ना प्लीज, कल पक्का नया बेड लेने चलेंगे बस। मोहित के समझाने पर पायल उसकी बात मानकर सो जाती है। अब अगले दिन मोहित को याद नहीं रहता और वो बेड नहीं लाता। उधर उसके बेड की हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि हर रात उसके चरमराने की आवाज से उन दोनों की नींद टूट जाती थी और बेड की लकड़ी जगह जगह से उखड़ने लगी थी। अगली सुबह, अरे यार पायल, अब ये बेड बिल्कुल जवाब दे चुका है। हर सुबह कमर दर्द के साथ उठता हूँ, नया बेड लेना ही पड़ेगा। अब आया तुम्हें समझ? लेकिन हमें बहुत महंगा बेड नहीं लेना चाहिए, घर में खर्चे पहले से ही बहुत हो रहे हैं। अरे यार, जब पापा घर बनवा ही रहे हैं तो थोड़ा और खर्चा सही। हम EMI करवा लेंगे, धीरे धीरे भर देंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो पापा हेल्प भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर आज शोरूम चलते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। दोनों फर्नीचर के एक बड़े शोरूम में पहुंचे। वहां उन्हें एक लग्जरी, मजबूत और आरामदायक बेड पसंद आ गया। दोनों ने आपस में बात की। क्या पायल, कैसा लगा ये बेड? यार बेड तो सच में बहुत लग्जरी है, लेकिन बहुत महंगा होगा ना? कोई ना यार, EMI बनवा लेंगे। अब शोरूम के मैनेजर से थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने बेड EMI पर खरीद लिया। अब घर पर बेड आते ही सबका चेहरा खिल उठा। सब उस बेड को देखते हुए बोले, अरे वाह पायल, इतना खूबसूरत बेड, ये तो राजा महाराजाओं जैसा लग रहा है। वाह भाभी, अब तो तुम सच में रानी बन गई। हाँ ये तो है। चाची, आज से मैं आपके साथ सोऊंगा, मैं भी इस बेड के मजे लूंगा। नहीं बेटा, अभी पहले इसको शिफ्ट तो होने दे। अब जैसे ही सब बेड के पास आए तभी टॉमी और मैक्सी बेड के पास आकर उसे सूंघने लगे। फिर दोनों ने मौका लगते ही बेड के अगल बगल साइड पर टॉयलेट कर दी और सबके चिल्लाने पर भौंकते हुए बाहर भाग गए। ये देखकर महक हंसते हुए बोली, लो भाभी, आपके बेड का उद्घाटन हो गया। इन कुत्तों ने मेरा खून पी रखा है, जहां देखो वहां टॉयलेट कर देते हैं। अब मुझे इस नए बेड को पानी डालकर धोना पड़ेगा। केवल पानी से काम नहीं चलेगा बहू, गंगा जल भी मिलाकर छिड़क देना। नया बेड है, आखिर शुद्धि जरूरी है इसकी। अरे कुछ नहीं होगा, ये ले, मैंने पानी डाल दिया। अब कुछ दिन बाद विमल अपनी पुरानी अल्टो गाड़ी को लेकर परेशान था, क्योंकि हर 2 महीने बाद उसकी सर्विसिंग पर हजारों रुपए का खर्चा होने के बावजूद उसकी कार सही से चल नहीं रही थी। एक दिन रजनी और विमल कार से बाजार जाने वाले थे और कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी, रजनी अब बस हुआ, ये गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही, बस पैसे पी रही है। अरे तो अब क्या करेंगे? सोच रहा हूँ एक नई गाड़ी ले लूं। नई गाड़ी? अभी तो पापा जी घर बनाने की सोच रहे हैं और ऊपर से ये खर्चे। अरे तो जब घर बड़ा हो जाएगा तो गेट के सामने एक रॉयल गाड़ी होनी चाहिए कि नहीं, वरना उस सोसाइटी में हमारा क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा। अगर तुम्हें लगता है ये सही है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो सीधे कार के शोरूम चलते हैं। ये हुई ना बात। दोनों एक बड़ी SUV देखने के लिए बड़े से शोरूम में पहुंचते हैं। रजनी जैसे ही शोरूम में इधर उधर देखती है तो एक चमचमाती कार पर उसकी नजर टिक जाती है। बस यही चाहिए हमें, स्टाइल, स्पेस सब परफेक्ट है इस कार में। वाह, मेरे लिए ये गाड़ी नहीं सपना है। ठीक है रजनी, मैं इस कार के बिल का देख लेता हूँ। अब जब शोरूम मैनेजर उस कार की कीमत 16 लाख बताता है तो दोनों के होश उड़ जाते हैं। कुछ रकम एडवांस देकर विमल गाड़ी बुक करवा लेता है और बाकी पेमेंट डिलीवरी के समय देने की बात कहता है। दोनों खुशी खुशी घर लौट रहे थे। विमल, गाड़ी तो बहुत महंगी है, अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और हुआ तो पापा से थोड़े पैसे ले लेंगे। हाँ, ये बेस्ट आइडिया है। वैसे भी गाड़ी का इस्तेमाल तो सभी करेंगे, और नहीं तो क्या। वो दोनों घर आ गए। उधर महक तो वैसे भी हमेशा अपने लुक्स को लेकर सजग रहती थी। जब उसे पता चला कि उसका मेकअप का सामान खत्म होने वाला है तो अगले दिन वो सीधे बाजार निकल पड़ी और महंगी महंगी मेकअप किट्स ले आई। मम्मी देखो, मैं ये सब ले आई। अब बड़े घर में मुझे भी बड़े घराने की लड़की जैसे दिखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, और मैं अभी पीछे नहीं रहने वाली, मुझे कल किचन का सामान लाना है। हाँ मम्मी जी, ये सामान भी लाना है। ठीक है, ले आऊंगी।
मालती भी बाजार से किचन के लिए स्टाइलिश और महंगे सामान का ढेर लेकर आ गई। अब अगले दिन कुछ न कुछ नया सामान घर में आता रहता था, कभी पर्दे, कभी लाइट्स, कभी फर्नीचर। ये सब देखकर पड़ोसियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। पता नहीं ये रामदास की फैमिली को क्या खजाना मिल गया है, अब इनके घर रोज कुछ नया आता है। लगता है कोई जैकपॉट या लॉटरी लगी इन सबकी। मैंने सुना है इन्होंने अपने पुरखों की जमीन बेची है, उसी पर सब ऐश कर रहे हैं। इधर घर में टॉमी और मैक्सी सोनू के साथ खेलने में मस्त थे। सोनू ने उन दोनों की आंखों पर छोटे छोटे चश्मे पहना दिए थे और दोनों सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे जैसे कोई वीआईपी हो। देखो मम्मी, ये दोनों आज डॉक्टर बन गया है। टॉमी अब मरीजों को देखेगा। वाह, डॉक्टर इतना क्यूट है, तो मरीज तो इसको देखते ही सही हो जाएंगे हंसी के मारे। ए मैक्सी, चल हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठकर सब्जी काटूंगी। वो 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 वो। दीदी तुम कहीं और बैठ जाओ, इसका दिमाग सही नहीं लग रहा, कहीं काट बांट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पायल की बात और मैक्सी की हरकतें देखकर पूरा घर हंसी से लोटपोट हो गया। बच्चे बड़े सब ने टॉमी और मैक्सी के साथ खूब मस्ती की। तभी किचन से रजनी की आवाज आई, पायल खाना बन गया है, सबको खाने के लिए बुला लो। चलो अब खाना लग गया है। दादी थोड़ी देर और खेलना है। नहीं, अब खाने के बाद खेलना, चलो खाने। अगले दिन पूरे दिन काम की थकान के बाद दोपहर के टाइम रजनी और पायल किचन में खाना बना रही थी। सूरज सिर पर था और किचन की खिड़की से आती गर्म हवा ने दोनों को पसीने से भिगो दिया था। अब उनके लिए गैस के सामने खड़े होना और भी मुश्किल हो गया। तभी वहां मालती आ गई। पायल, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं भाप में पक रही हूँ। हाँ दीदी, अब ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं होती, कम से कम किचन में एक एसी तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं कल ही जाकर एक अच्छा सा एसी ले आती हूँ। अरे इतना खर्चा मत करो बहू। मम्मी जी, जब हमारे पापा जी इतने पैसे वाले हैं तो ये थोड़ा बहुत खर्च चलता है ना। वैसे भी माँ जी, पैसे दवाई में लगे, उससे तो अच्छा एसी आ जाए, कम से कम गर्मी से तो राहत मिलेगी। अब अगले दिन दोनों बहुएं एक शोरूम से एसी खरीद कर लाती है। घर में नया एसी लगते ही सबको गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन रामदास इतने सारे खर्चे देखकर परेशान होने लगता है। ये क्या नया आ गया घर में, और ये इतने खर्चे कौन कर रहा है भाई? कुछ नहीं पापा जी, वो बस थोड़ा आराम चाहिए था तो ले आए। आराम की आदत लग गई है तुम लोगों को, जरूरत से ज्यादा खर्च ठीक नहीं है बहू। अरे पापा, जब काम की चीजों पर खर्च किया जाए तो उसे फिजूल खर्च नहीं कहते। ओहो, तो अब ये लड़के मुझे नसीहत दे रहे हैं। कुछ तो चल रहा है घर में, पर क्या? उसी समय विमल अपने ऑफिस से घर लौटता है। उसके हाथ में एक बड़ी सी पेंटिंग होती है जो दिखने में काफी महंगी लग रही थी। अरे वाह भैया, ये पेंटिंग तो जबरदस्त लग रही है, कहाँ लगाओगे इसे? मेरे नए घर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी। तो भैया कल मेरे लिए भी एक ले आइएगा, आखिर हमको भी शोभा बढ़ानी है अपने ड्राइंग रूम की। क्यों नहीं, वो भी हमारा घर ही तो है, उसको भी तो सजाना है। अब सभी आपस में बात कर रहे थे कि बाहर से एक तेज गाड़ी और उसके हॉर्न की आवाज आती है। सब चौंक कर बाहर की ओर भाग कर जाते हैं। गेट के पास एक चमचमाती नई कार खड़ी थी जिससे दो आदमी बाहर निकले। सर विमल कुमार है क्या? उन्हें बुला दीजिए। यहाँ कोई विमल नहीं है जो इतनी महंगी गाड़ी खरीदे। आप गलत जगह पर आ गए। सर हमें यही एड्रेस दिया गया है, विमल कुमार शर्मा नाम है और कार की डिलीवरी आज यहीं करनी है। तभी विमल भीतर से बाहर आता है। ये सरप्राइज था पापा सबके लिए। गाड़ी आज ही आनी थी। ये तेरी गाड़ी है इतनी महंगी, और इसको खरीदने का पैसा कहाँ से ले आया? आप गाड़ी छोड़ दीजिए, मैं अभी शोरूम पर आकर पेमेंट कर दूंगा। ओके सर, ये लीजिए आपकी कार की चाबी। कांग्रेचुलेशन सर। अब वो दोनों डिलीवरी वाले आदमी गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन रामदास का माथा पूरी तरह खराब हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? इतनी महंगी गाड़ी किससे पूछकर खरीदी, और इतना पैसा है क्या तेरे पास? रामदास की तेज आवाज से घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी रजनी हिम्मत करके बोली, पापा जी इसमें घबराने की क्या बात है, जो पैसा नया घर बनवाने में लगने वाला था वो इसमें लग जाएगा। हाँ पापा जी, जब आप हमारे लिए दो दो घर बनवा रहे हैं तो ये छोटे मोटे खर्चे तो चलेंगे ना। क्या? मैं? हाँ पापा जी, अब नया घर होगा तो स्टैंडर्ड भी तो हाई होना चाहिए ना, वरना क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने पड़ोसियों को। अरे चुप रहो सब। रामदास अब पूरी तरह झल्ला चुका था।
किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए 2-2 घर बनवा रहा हूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ये सुनकर सभी चौंक गए। माहौल एकदम गंभीर हो गया। लेकिन उस दिन आप ही ने तो कहा था घर बनवाएंगे हमारे लिए 2-2, ताकि दोनों में झगड़ा ना हो और घर का माहौल खराब ना हो। हाँ पापा जी, मैंने भी आपको फोन पर ये बातें करते सुना था। अरे बेवकूफों, मैं कुत्तों के लिए घर बनवाने की बात कर रहा था, टॉमी और मैक्सी के लिए। ये दोनों एक ही जगह रहकर आपस में लड़ते हैं, इसलिए उनके लिए 2 घर बनवाने वाला था। ये सुनकर तो सबको सदमा सा लग गया। कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। सिर्फ टॉमी और मैक्सी ही वहीं बरामदे में सोनू की गेंद के साथ खेल रहे थे। देखो पापा, टॉमी और मैक्सी की पूंछ पकड़ ली। अब देखो ये भागेगा। इतनी बड़ी गलतफहमी और इतना बड़ा खर्चा। अब बेड और एसी की ईएमआई का क्या होगा? कैसे भरेंगे? लेकिन पापा, अब तो गाड़ी आ गई, पैसे भरने ही पड़ेंगे। अब जो किया है उसका अंजाम भी तुम लोग खुद भुगतो। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो मिला था ये घर बनवाने में खर्च हो गया। सबके चेहरे पर अफसोस, शर्म और चिंता के भाव थे। टॉमी और मैक्सी अब भी उछलते कूदते खेल रहे थे, जैसे उन्हें इस पूरे ड्रामे से कोई लेना देना ना हो। बुरा फंस गया मैं तो। कल जाकर कार शोरूम वालों को वापस दे आऊंगा, वरना ये घर बेचना पड़ेगा। हाँ भैया, लेकिन बेड और एसी अब वापस नहीं हो सकते। उनका खर्चा तो भरना पड़ेगा। भरोगे ही, वरना इस मोहल्ले में तुम्हारा स्टैंडर्ड जमीन पर आ जाएगा। ये सुनते ही सबके चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। शहर के बीचों बीच चौराहे पर पकोड़े बेचने वाला घनश्याम अपने स्वादिष्ट पकोड़ों के लिए पूरे शहर में फेमस था। घनश्याम के परिवार में उसकी 18 साल की बेटी रश्मि और उसकी पत्नी थे। पकोड़े की दुकान चलाकर घनश्याम अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी पत्नी विमला की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ विमला, तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? पता नहीं पापा, सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों से कह रही थी कि उन्हें कमजोरी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। अरे रहने दीजिए, डॉक्टर के इलाज में बिना बात ही बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो विमला, तुम बीमार हो और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, ताकि समय पर तुम्हारा इलाज हो सके और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर चेकअप के बाद कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी को सही होने में अभी समय लगेगा और इनके इलाज में बहुत सारा खर्चा भी आएगा। आप खर्चे की चिंता ना करें डॉक्टर साहब, बस मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं और पापा मेहनत करके खूब पैसे कमाएंगे। आप बस जल्दी से माँ को ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद विमला का इलाज शुरू हो गया, लेकिन बीच में बार बार उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। इसकी वजह से घनश्याम कई बार अपने काम पर भी नहीं जा पाता था। ऐसा कब तक चलेगा रश्मि के पापा? आप काम पर नहीं जाएंगे तो घर का खर्च कैसे निकलेगा? तुम क्यों चिंता करती हो? और कभी कभी तुम्हारी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि तुम ही बताओ, तुम्हें इतनी बुरी हालत में छोड़कर काम पर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अगर आप काम पर नहीं गए तो कैसे काम चलेगा? वैसे ही मेरी बीमारी ने हमारे खर्चे इतने बढ़ा दिए हैं। बड़ी मुश्किल से रश्मि की शादी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे। माँ, मेरी शादी की चिंता ना करे। जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक मेरी शादी कैसे अच्छे से होगी? पहले आप ठीक हो जाइए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। अगले दिन घनश्याम अपने पकोड़े का ठेला लेकर काम पर जाने लगता है। पापा, मैंने आपके ठेले पर पकोड़ों का सारा सामान बनाकर रख दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तुम्हारे जैसी बेटी हो ना, तो माँ बाप कभी दुखी नहीं रह सकते। तुम कितनी अच्छी हो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? घर की काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है। शाम को जब घनश्याम लौटकर वापस आता है तो काफी दुखी लग रहा था। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है ना? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा तुम अपनी माँ से कुछ मत कहना, लेकिन मुझे धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। बीच में कई बार ठेला नहीं लगाने की वजह से मेरे ग्राहक छूट गए हैं। आज तो पूरा दिन 1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? सच कह रहा हूं बेटा,
पूरा दिन धूप में खड़ा रहा, सारे पकोड़े भी बेकार गए, एक ग्राहक नहीं आया। लगता है हमारा वक्त खराब चल रहा है। नहीं पापा, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और का क्या मतलब बेटा? पापा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से आपके पुराने ग्राहक भी वापस आ जाए और साथ में आपके पकोड़े की दुकान फिर से फेमस हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? और कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे बेटा। ऊपर से तुम्हारी माँ की तबीयत भी। मेरे पास एक आइडिया है पापा। अब तक आप जो पकोड़े बनाकर बेचते थे वो तो शहर में और भी लोगों के पास मौजूद है, क्यों ना अब कुछ नया बनाएं? नया मतलब? पकोड़े में क्या नया बन सकता है? पापा, मैगी के पकोड़े बनाना शुरू कर दीजिए ना। मैगी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है और मैगी के पकोड़े बहुत ही अलग हटकर होते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि लोग मेरी दुकान पर मैगी के पकोड़े खाने आएंगे? हाँ पापा, जरूर आएंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो कोशिश करके देखता हूँ। जानते हैं पापा, मैगी के पकोड़े बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए मैं ही सिखा देती हूँ आपको। रश्मि ने अपने पापा घनश्याम को मैगी के पकोड़े बनाने की रेसिपी सिखा दी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपना ठेला लेकर काम के लिए निकल गया और शाम को वो लौटकर वापस आया तब, पापा बताइए कैसा रहा आपका दिन, और वो मैगी के पकोड़े खाने ग्राहक तो आए ना? नहीं बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, सारा माल खराब हो गया। मुझे नहीं लगता तुम्हारा आइडिया काम आएगा। पापा, आप इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हारते हैं? कोई बात नहीं, कल मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है, वो घर पर अकेली कैसे रहेगी? आप माँ की चिंता ना करें, पड़ोस वाली काकी को बोलकर जाऊंगी कि वो माँ के पास रुक जाए। अगले दिन रश्मि भी घनश्याम के साथ जाती है। वहां जाकर रश्मि ने देखा कि कोई भी ग्राहक घनश्याम के ठेले पर नहीं आ रहा था। अभी देखिएगा पापा, बहुत सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आएंगे। अच्छा, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगी? रश्मि ने जल्दी से एक कागज उठाया और उस पर लिख दिया, आपके शहर में पहली बार पेश है मैगी के पकोड़े, बड़ों के साथ बच्चों की भी पसंद। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत जल्दी इतना सुंदर पोस्टर बना दिया। देखना पापा, इसे पढ़कर बहुत जल्दी आपकी खूब सारी बिक्री होने वाली है। रश्मि के पोस्टर लगाने के कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी कार वहां आकर रुकी। उस कार के अंदर बैठी हुई एक अमीर औरत ने रश्मि को बुलाकर पूछा, क्या सचमुच आपके पास मैगी के पकोड़े हैं? जी मैडम, मेरी बेटी को मैगी बहुत पसंद है, एक प्लेट पकोड़े दे दीजिएगा। घनश्याम जल्दी से दौड़कर मैगी के पकोड़े बनाकर उस अमीर औरत को दे देता है। पकोड़े खाने के बाद, अरे वाह, इनका स्वाद तो बहुत अच्छा है और बहुत अलग हटकर। मेरी बेटी का बर्थडे 2 दिन बाद है और मैं आपको पकोड़े के लिए एक बड़ा ऑर्डर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मैडम, आप जितना बड़ा ऑर्डर देंगे हम बनाकर तैयार कर देंगे और सही वक्त पर आपके घर भी पहुँचा देंगे। ठीक है, लगभग 100 लोग पार्टी में आने वाले हैं, आप उनके लिए पकोड़े बनाकर मेरे घर डिलीवर कर देना और ये लीजिए एडवांस पैसे। उस औरत की जाने के बाद, अरे वाह रश्मि बेटा, आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। पापा अब आप देखना, आपकी पकोड़ों की दुकान पहले से भी ज्यादा अच्छी चलेगी और हमारी गरीबी वाले दिन भी ज्यादा नहीं रहेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से अब हमें गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी और तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। ना कोई डांटने वाला, ना पूछने वाला, हर कोई बहुत प्यार करता उससे। बड़ी बहू मेरी बिल्कुल पार्वती का रूप है, कितनी सुंदर, गृह कार्य में दक्ष और बोली तो बिल्कुल जैसे कोयल कूक रही हो। हाँ माँ, पता है, लोग मुझे कहते हैं कि तेरी तो 2 माँ है, एक भाभी माँ और एक आप। मुझे तो मरने से बचा लाई है रमा, मेरे लिए तो बहू नहीं भगवान है वो। रमा का पति अपनी बीवी की तारीफ सुनकर खुश हो जाता। शाम को, रमा ये लो, तुम्हारे लिए ये हीरो का हार लाया हूँ। भाई इतनी अच्छी बीवी होने का इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। रमा खुश थी अपनी जिंदगी से, हर कोई उसे मानता। एक रोज बुआ सास घर आती है। अरे रमा बहू, आज अपने हाथ का साउथ इंडियन खाना नहीं खिलाएगी?
मुझे पता था बुआ जी, आज मंगलवार है, आप मंदिर के बाद जरूर आएंगी, इसीलिए मैंने पहले ही बना कर रखा है। अरे बहू हो तो ऐसी, यहाँ तो कोई अपने घर वालों को ही खाना खिलाकर खुश नहीं। और एक ये है बेटा, कल घर में कीर्तन है तो। हाँ हाँ बुआ जी, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। हाँ हाँ पता है तू सारा काम कर लेती है, लेकिन बेटा थक जाएगी, ऐसे कैसे लगी रहती है सारा दिन। तभी देवर वहां आ जाता है। बुआ नमस्ते, अच्छा हुआ आप यहीं हो। क्यों, क्या हो गया राहुल, बहुत खुश हो? सब ठीक है ना? भाभी वो सिम्मी ने मुझसे शादी करने को हाँ कर दी है, पापा को कहिए ना उसके घर जाकर रिश्ता मांग ले। अरे कौन सिम्मी, वो पिल्लू पहलवान की बेटी? हाँ हाँ वही, बुआ कब से मना रहा था उसे शादी के लिए, अब मानी है। वैसे तुम लोगों के घर का मामला है, पर सुना है वो लड़की बहुत तेज है। अरे देख लेना भाई तुम लोग। नहीं नहीं बुआ, ये आपके भी घर का मामला है। बुआ जी और पापा जी के साथ जाकर आप तीनों ही समझ लीजिएगा, ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो राहुल को समझा देंगे। क्या भाभी, क्या समझा देंगे? अरे कितनी अच्छी लड़की है वो, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। शाम को सभी लड़की के घर जाते हैं, जहां लड़की का पिता, जो पेशे से पहलवान होता है। और देखो भाई, मेरे लड़की घर ले जाने का मतलब समझ रहे हैं ना आप? नहीं भाई साहब, मतलब क्या मतलब आप ही बता दें। वो क्या है ना, हमारी पहली बहू से तो लगता ही नहीं है कि वो बहू है, बेटी से भी बढ़कर है वो हमारी। हाँ तो बस यही कहना था हम लोगों को भी, वो तो बेटी की जिद है इसलिए हाँ कह दिया। देखने को देखे जॉइंट फैमिली है, लड़के को अलग कर दो तो शादी हो सकती है। पिता गुस्से से खड़े हो जाते हैं। लड़का कैसे अलग कर दे, कोई बेगाना है क्या? अरे मेरी औलाद है औलाद, कौन से माँ बाप अलग करते हैं। अरे बेटी देनी है तो दे, नहीं तो नमस्ते। तभी वहां रिन्नी आ जाती है। वो ससुर का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। अरे रुकिए पिताजी, कहाँ निकले जा रहे हैं नमस्ते करके? रिश्ता बनाने आए हैं तो जाने की बात ना करें नमस्ते करके। ओह, तो तुम रिन्नी हो जो राहुल की पसंद हो। देखो बेटा, हम लोगों के घर आने का सपना है तो एक परिवार होकर एक साथ रहना होगा। रीमा बहू के बारे में तो राहुल ने बताया ही होगा। जी हाँ, सारा दिन भाभी के बारे में ही तो बताता रहता है, और बताता भी क्या है वो। बाकी क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं बेटा, देखो हम लोगों ने बात कर ली है, तुम्हें देख भी लिया है, घर जाकर सलाह मशवरा करके बताते हैं। रुकिए, क्या एक छोटा सा प्रोसीजर इतना लंबा कर रहा है? रिन्नी अपने भाई को आवाज देती है। अरे छोटू, बाजार से मिठाई का डिब्बा ले आ। और हाँ अंकल जी, जरा निकालिए तो 5,000 एक। अरे कैसी बात कर रही हो, बुआ जी ने कहा ना कि घर जा रहे हैं, जाकर फिर बाद में बताते हैं। अरे बस करिए बहन जी, कोई नौकरी का इंटरव्यू नहीं दिया है हमारी रिन्नी जो आप बाद में बताएंगे। शादी तय करो फिर ही जाओ। दबंग परिवार और बेटे की बगावत के कारण उन लोगों को शादी करनी पड़ती है। रिन्नी जैसे ही घर आती है, सभी का रीमा के प्रति प्यार देखकर जल उठती है। ओए बेटा, इसने तो सबको कैप्चर कर रखा है, अब तो इसका साम्राज्य खत्म करना ही पड़ेगा, तभी रिन्नी का झंडा बुलंद होगा इस घर में। दोपहर के खाने में रिन्नी दाल में ढेर सारा खट्टा डाल देती है। ससुर जी दाल खाते हैं और उनके बदन में खुजली हो जाती है। अरे रीमा बेटा, दाल में खट्टा डाला था क्या? मुझे एलर्जी शुरू हो गई। नहीं तो पापा, मैंने तो घर में खट्टा लाना ही बंद कर दिया है। दाल किसने बनाई है? उन्होंने ही तो बनाई है, मुझे तो मजदूर की तरह रोटी सेकने को लगा दिया था। अरे रीमा, क्या हो गया है तुझे बेटा, अकल नहीं है, पापा को एलर्जी है। रीमा माँ जी की बात सुनकर रोने लगती है और कमरे में चली जाती है। रीमा के जाने के बाद रिन्नी कहती है, इसमें भला रोने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं बना सकती थी तो मना कर देती। नहीं नहीं, वो ऐसा करती नहीं है, गलती से हो गया होगा। मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया, अपनी बहू को मना कराती हूँ। रिन्नी को चाल उड़ती पड़ती दिखती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो कम से कम आग तो लगा दी। रिन्नी भाभी को बोलो ना मेरा टिफिन पैक कर दे। क्यों भाई, जब बीवी सामने है तो भाभी भाभी का रट क्यों लगाया है? अरे हाँ,
वो क्या है ना, अब तक आदत थी तो। हाँ तो आदत छोड़ दो, अब मैं आ गई हूँ। पति को शुरू में लगता है कि शायद बीवी को उसकी कैर है, लेकिन मामला तो कुछ और ही निकलता है। एक रोज रीमा जब बाहर से घर आती है तो रोने लगती है। माँ मुझे बचा लो। अरे क्या हो गया रीमा, क्या हुआ बेटा? तभी वहां रिन्नी आ जाती है। लग रहा है किसी ने भाभी को धमकी दी है। क्या हुआ भाभी, किसी ने धमकाया है क्या आपको? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? रिन्नी डर जाती है। वो मुझे ना बात यह है कि देख, तेरे पिता ने जो रौब दिखाया था मेरे आगे, लग रहा है रीमा बहू को भी उन्होंने ही डराया होगा। चल बहू, पुलिस के पास कंप्लेन लिखाने। ये गुंडे मवाले पुलिस के डंडे से ही ठीक होंगे। रिन्नी डर जाती है। अब पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वो पापा का मकसद ये नहीं था कि आप लोग पुलिस के पास जाए। देख रिन्नी बहू, रीमा बहू ने हम लोगों का पूरा घर संभाला है, उसकी तरह बनने की कोशिश कर। इसमें जलन है कैसी? अगर बड़ी भाभी को आदर्श मान लो तो ये तो किस्मत वाली बात है ना, कि जिस घर में बहू बनकर आई हो वो घर एक सूत्र में बंधा रहेगा। तभी रिन्नी का पति आ जाता है। तुमसे शादी करने के लिए घर का कोई भी सदस्य राजी नहीं था। जो तुम्हारे घर में तुमने और तुम्हारे घर वालों ने किया, उसके बाद तो हम लोगों की शादी ही ना होती। लेकिन ये भाभी ही थी जिसने मेरी हालत देखकर घर वालों को मनाया और हम दोनों की शादी कराई। अब तुम्हारे पापा की पहलवानी मेरे घर वालों को डराने के लिए इस्तेमाल करोगी तो कह देता हूं बहुत बुरा होगा। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। आज के बाद शिकायत का कोई मौका ना दूंगी। मैं भाभी के साथ मिलकर इस घर को संभाल कर रखूंगी। संगम की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जहां पर वो इकलौती बहू थी। परिवार में संगम, उसके पतिदेव, ननद, देविका और सास ससुर के अलावा परिवार में और कोई नहीं था। छोटा सा परिवार था जिसमें सभी मिलजुल कर रहा करते थे। एक प्यारे से परिवार में आकर संगम भी बहुत खुश थी। संगम बेटा, देखो हम बहुत खुश है कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे घर बहू बनकर आई। बेटा, पिछले 1 साल में तुमने घर में सबका दिल जीत लिया है। तुम्हारे पापा जी तारीफ करते हुए नहीं थकते, कहते हैं बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बहू आई है हमारे घर। सच बताऊं तो जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी ना तो बहुत घबराते थे, बेटे की शादी के नाम से डर जाते थे। कहते थे जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, अब तो बेटियों को ब्याहने से ज़्यादा डर बेटों को ब्याहने से लग रहा है। पता नहीं कल को कैसी बहू आए, हमारे साथ अच्छे से रहेगी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही घर में हम बेगाने से होकर रह जाए। लेकिन बेटा, तुझसे हमें कोई शिकायत नहीं। तूने घर में आकर जैसे इस घर को संपूर्ण कर दिया। मेरे लिए तो जैसी देविका वैसे तू। अरे बस मम्मी जी, इतनी तारीफ मत करिए। मैं बिगड़ जाऊंगी ना तो मैं भी फिर दूसरी बहुओं जैसी हो जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैंने कहा ना पूरा भरोसा है हमें तेरे ऊपर। और भरोसा ही नहीं, तू तो गुरूर है हमारा। तुझे पता है, अब तो कॉलोनी की औरतों ने मुझे अपने साथ बिठाने से भी मना कर दिया है। कहती है तेरे अंदर सास वाला एक भी लक्षण नहीं है। हम सब यहाँ बैठकर अपनी बहुओं की बुराइयां करते हैं और तू बैठकर बहू की तारीफ करती है। बहू की तारीफ करने वाली सास भाई हमारी कम्युनिटी में नहीं चलेगी। अब तू ही देख ले बेटा, तेरे चक्कर में ना मुझे दुनिया से लोग उठने बैठने लायक भी नहीं समझते। सास की बात सुनकर अब तो बहू संगम भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। दोनों सास बहू का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। संगम ने पूरे परिवार के साथ दिल से नाता जोड़ लिया था। परिवार में ऐसा कोई नहीं था जिसे संगम से कोई भी शिकायत हो। उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना घर में सभी को पसंद था। और बात सिर्फ खाने की नहीं थी, वो सबका इतना ख्याल रखती थी, सबसे इतने अच्छे से व्यवहार करती थी कि उसकी बातों में उलझकर अक्सर घर में सब भूल जाते थे कि संगम को अभी इस घर में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ है। ऐसा लगता जैसे उनका संगम के साथ बरसों पुराना नाता हो। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी तरह धीरे धीरे 10 महीने का समय और बीत जाता है। अब सास निर्मला के मन में एक पोते या पोती की इच्छा पैदा होने लगती है। बेटा देव, संगम जैसी बहू देखकर ना भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। लेकिन बेटा, अब तुम्हें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में भी तो सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी शादी को भी कुछ दिनों में 2 साल पूरे हो जाएंगे। अरे बच्चों के पैदा होते होते तुम्हारी शादी को 3 साल का वक्त गुजर जाएगा। अब देर मत करो, हाँ, यही सही समय है। आपकी बात ठीक है माँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि हमारे घर में अब एक नन्हा मुन्ना है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं संगम से इस बारे में बात करता हूँ वो मेरी बात को टाल देती है।
हो सकता है बेटा, बच्ची है ना, शर्म आ रही होगी। और वैसे बिना लड़कियों के लिए ये बात स्वीकार करना थोड़ा कठिन हो जाता है कि अब उनके ऊपर एक बच्चे की भारी भरकम जिम्मेदारी आने वाली है। कहाँ तो शादी से पहले वाली वो बेफिक्र जिंदगी, और कहाँ एक बच्चे की माँ होना। एक औरत की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है बेटा, और इस बदलाव और जिम्मेदारी से अक्सर लड़कियां घबरा जाती है। तो चिंता ना कर, मैं बहू को समझाऊंगी। अरे लाखों में एक है मेरी बहू, मेरी बात नहीं टल सकती। अगले ही दिन सास निर्मला बहू के पास जाती है। बेटा संगम, देखो हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ। आज मना मत करना प्लीज़। तुम दोनों की उम्र 30 से ऊपर हो रही है बेटा, अब देर मत करो, जल्दी से एक बच्चा मेरी गोद में दे दो। अरे भाई, हमारा बुढ़ापा तो अब उस बच्चे के भरोसे ही कटेगा, क्योंकि तुम लोग तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए हो। क्या सही कहा ना मैंने? सास की बात सुनकर अभी तक मुस्कुरा रही संगम अचानक से गंभीर हो जाती है। मम्मी जी देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ आप जो भी कह रही हैं वो आपके हिसाब से सही है, लेकिन मैं अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। प्लीज़ आप मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए, लेकिन मैं मन से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे बेटा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तेरी माँ है ना, इस घर में सब संभाल लूँगी। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी तेरे अकेले की होगी। अरे बेटा, मैं हर पल तेरे साथ रहूंगी। बल्कि मैं तो मानती हूँ कि तू तो अभी खुद बच्ची है। बच्चे की जिम्मेदारियां संभालने से तेरे मन में घबराहट होगी, इसलिए तू बिल्कुल भी मत घबरा। मुझे तो 2-2 बच्चे पालने का अनुभव है, ये अनुभव कब काम आएगा। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को दुनिया में सिर्फ इसलिए लेकर आऊँ कि आप उसे पाल पोस कर बड़ा करें। मैं चाहती हूँ कि जब मैं मन से तैयार हूँ तब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। बल्कि मैं तो बच्चे के बारे में सोच ही नहीं पा रही हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कपल बच्चे पैदा करे। मुझे ना ये नो किड्स वाली पॉलिसी ज़्यादा ठीक लगती है। बहू संगम की बात सुनकर तो जैसे सास निर्मला के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई थी। अरे बहू, ये कैसी बात कर रही है तू? नो किड्स पॉलिसी का मतलब समझती है? इसका मतलब है कि तू बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती। अरे बेटा, ऐसी कौन सी औरत होती है जो माँ ना बनना चाहे? ऐसी बात कभी भूल कर भी अपने मुंह से मत निकालना। तुझे पता है, जिन औरतों को माँ बनने का सुख नहीं मिलता ना, वो जीवन भर कितना तरसती है इस सुख के लिए। जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके दिल से जाकर पूछ कि जब घर में कोई माँ कहने वाला नहीं होता तो कैसा महसूस होता है। देखिए माँ जी, ये सब इमोशनल बातें करने से मेरे विचार बदलने वाले नहीं हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसका मतलब मैंने ये बात कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। और जो बातें आप मुझे बता रही है ये सब मैं बहुत पहले ही सोच विचार चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए, और बच्चों के लिए ना आखिरी डिसीजन मुझे खुद लेने दीजिए। बहू की बात सुनकर सास निर्मला का बहुत जोर का झटका लगा था। हे राम, ये क्या सुन रही हूँ मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करते नहीं थकती थी कि इतनी अच्छी बहू हमें दी। मुझे क्या पता था कि कल को ऐसा दिन देखने को मिलेगा। अरे ये तो कह रही इसको ना आज ना कल बच्चा चाहिए ही नहीं। अरे भाई, एक ही बहू है हमारे घर में, कौन सा हमारे घर में 2-4 बहू आने वाली है जो इसको छोड़ दे तो दूसरी से आस लगा ले कि वो हमें पोता या पोती देगी। हमारा तो बुढ़ापा ही खराब हो जाएगा। निर्मला ने जब से बहू संगम के मुँह से ये बात सुनी थी, अब वो दिन रात इसी चिंता में रहती थी कि वो ऐसा क्या करे कि बहू की सोच बदल सके। एक बार देव से बात करके देखती हूँ। अगर बहू को कोई समझा सकता है तो वो कोई और नहीं, सिर्फ देव है। मुझे पता है बहू देव से बहुत प्यार करती है, उसकी बात को कभी नहीं टालेगी। बेटा देव, देखो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सही समय पर सही निर्णय ले लो। आजकल डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी लाइन ऐसे ही नहीं लगी हुई है। तुम लोगों की तरह आजकल के बच्चे शादी के बाद तो पहले खुलकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा समय आता है कि जब अपना अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता है, और जब तक वो बच्चों के बारे में सोचते ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद लाखों रुपये खर्च करते हैं और दुनिया भर की तकलीफ झेलते हैं, तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उनकी गोद में एक स्वस्थ बच्चा आ ही जाएगा। तू तो पढ़ा लिखा है बेटा, तुझे मैं क्या समझाऊं? इतना तो तू भी समझता होगा कि 35 के बाद प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे में कई तरह के दोष होने की संभावना होती है। देख, मैं तुझे डरा नहीं रही बेटा, लेकिन हम बड़े हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम सही और गलत तुम्हें समझाएं, ताकि तुम्हारे साथ आने वाले जीवन में कुछ गलत ना हो। ऐसा मत समझना कि मैं तुम पर कोई दबाव बना रही हूँ, लेकिन बेटा तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच कर ना मुझे डर लगने लगा है। माँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी भी आपकी बहू की राय के साथ सहमति है? अरे मैं तो थक गया हूँ उसको समझा समझा के। बल्कि आजकल तो हर चौथे दिन हमारा इसी बात पर झगड़ा हो जाता है
शादी के शुरुआती 2 साल जितने प्यार से बीते थे ना, पिछले 2 महीने से उतना ही कलेश हो रहा है हम दोनों के बीच में। मुझे समझ में नहीं आता मैं उसे कैसे समझाऊं। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो। कहती है हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देगी। और कोई रास्ता ना सूझता देख निर्मला आखिर में एक दिन दुखी मन से संगम की माँ को फोन मिलाती है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? ठीक है बहन जी, बस चल ही रहा है, आप बताइए। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। जो मुझ पर बीत रही है ना बहन जी, भगवान ना करे वो दिन किसी के भी जीवन में आए। आप भी एक बेटे की माँ है, मेरी बात को उम्मीद है कि गलत तरीके से नहीं लेंगी। आप ही बताइए, जब आपने अपने बेटे की शादी की, क्या आपके मन में इच्छा नहीं थी कि कल को बहू खुशखबरी सुनाए तो आप सारी दुनिया को घी के लड्डू खिलाए? बिल्कुल बिल्कुल इच्छा थी बहन जी। और जब हमारी बहू ने अंश को जन्म दिया ना, तो सच में खुशी के आंसू आ गए थे मेरी आंखों में। और संगम के पापा तो जैसे अंश के साथ बिल्कुल बच्चे ही बन गए हैं, पूरा दिन उसे गोदी में लिए घूमते हैं। सच बताऊं तो इतने सालों के बाद एक नन्हे मुन्ने को देखकर जो खुशी महसूस होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। समधन की बात सुनकर अब तो निर्मला रुआंसी हो जाती है। पता नहीं बहन जी, हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या पाप किए थे जो भगवान आज हमें ये दिन दिखा रहा है। समधन की ऐसी आवाज़ सुनकर संगम की माँ घबरा जाती है। क्या बात है बहन जी, हम तो रिश्तेदार हैं, अगर कोई समस्या है तो हमसे कहिए, हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। देखिए बहन जी, हमें संगम से कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पूरे परिवार को अपना बना लिया है उसने। लेकिन पता नहीं क्यों उसने जिद पकड़ रखी है कि वो बच्चे नहीं चाहती। अरे बहन जी, आप ऐसे ही घबरा रही हैं। जब नई नई शादी होती ना, तो हर लड़की को यही लगता है कि वो ये जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। हो सकता है वो भी घबराहट में ऐसा बोल रही हो। अरे मैं हर तरह से उसका मन टटोल कर देख चुकी हूँ बहन जी, लेकिन वो बिल्कुल साफ शब्दों में बच्चों के लिए मना कर रही है। मैंने तो उससे इतना तक कह दिया कि वो बस एक बार नन्ना मुन्ना मेरी गोद में डाल दे, उसकी जिम्मेदारी पूरे तरह से मैं निभाने को तैयार हूँ। लेकिन संगम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती। हमारा बेटा तो इस तरह बेऔलाद रह जाएगा, और हमारे जीवन का क्या पता, आज है कल नहीं। क्या हम अपने बेटे की संतान का मुंह देखे बिना ही दुनिया से चले जाएंगे? निर्मला की बातें सुनकर अब तो संगम की माँ का भी सर चकरा जाता है। अरे रोइए मत बहन जी, आप चिंता मत करिए। जब समस्या बड़ी हो ना, तो उसका उपाय भी कुछ बड़ा ही सोचना पड़ता है। अब आप लोग ऐसा करिए, अपना दिल पक्का करके ना संगम को ये अल्टीमेटम दे दीजिए कि अगर वो बच्चा नहीं दे सकती तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। जैसा कि संगम तो पहले ही अपना मन बना चुकी थी, वो एक बार फिर बच्चे के लिए इनकार कर देती है और उसकी सास निर्मला उसे घर से बाहर निकाल देती है। ससुराल से निकलने के बाद संगम सीधा अपने मायके आती है। मायके में पहुंचकर, अरे बेटा, ये तो बहुत गलत बात की समधन जी ने। भाई ये तो सबका अपना निर्णय है ना कि तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं। इसके लिए दबाव देना, फिर घर से निकाल देना, वाकई बहुत गलत बात है। तू चिंता ना कर बेटा, उन लोगों ने तुझे नहीं समझा तो क्या हुआ, अभी तेरे माँ पापा हैं, तू आराम से इस घर में रह, तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तक नाक रगड़ के तुझे लेने ना आए ना, मैं तुझे वापस नहीं भेजने वाली। मायके में संगम की भाभी विशाखा एक वर्किंग वुमन थी। उनका 8 महीने का एक छोटा सा बच्चा था, जिसे अपनी सास के पास छोड़कर विशाखा रोज काम के लिए चली जाती थी। विशाखा के ऑफिस जाने के बाद, अरे बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। सही में अकेले मुन्ना को संभालने में ना मुझे बड़ी परेशानी होती थी। अब एक से भले दो हैं हम दोनों मिलकर इसको संभाल लिया करेंगे। मम्मी, ये बच्चे संभालना मेरे बस का नहीं है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, आप संभालो, वरना साफ साफ बोल दो भाभी से कि वो नौकरी छोड़कर घर में बैठकर अपना बच्चा संभाले। अरे बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। अब तू पूरा दिन घर में रहेगी तो इतना तो तू कर ही सकती है। संगम की माँ अब उसे पूरा दिन कुछ न कुछ काम बताकर मुन्ने की देखभाल में ही लगाए रखती। कभी उससे डायपर चेंज करवाती, कभी मुन्ने को सुलाने के लिए कहती, कभी उसे नहलाने की जिम्मेदारी सौंपकर बाहर चली जाती। पहले पहले तो बेचारी संगम मुन्ने के काम को देखकर 10 तरह के मुंह बनाती थी। मुन्ने को गोद में लेना, उसका हर समय रोते रहना उसे बहुत इरिटेट कर रहा था। पता नहीं क्या मुसीबत है, मम्मी हर समय मुझे काम सौंपकर खुद दाएं बाएं हो जाती है। कितनी बार समझाया उनको कि मुझे ये बच्चों का झंझट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मम्मी पर कोई असर ही नहीं है। वहाँ सासू माँ बच्चा बच्चा करके जीने नहीं देती, और मम्मी ने यहाँ मुझे मुन्ने की सेवा में लगा रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान से टपक कर खजूर में आकर अटक गई हूँ। ये बच्चे का टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा मेरी लाइफ से। पूरे 2 महीने हो गए थे संगम को मायके हुए। शुरू में मुन्ना को गोद में लेना, उसे सुलाना उसे मुसीबत लगता था, लेकिन अब उसे ये सब करने में एक अलग ही आनंद आ रहा था। मुन्ना को गोद में लेकर उसे जो महसूस होता था वो कुछ अलग ही था। 1 महीना और बीत जाता है और एक दिन उसकी सास और पति उसके मायके आते हैं।
माफ़ करते बहू, अपनी ज़िद के आगे मैंने ये समझना ही नहीं चाहा कि अब ये तुम दोनों की ज़िंदगी है और हमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है बेटा, हमने अपने भाग्य से समझौता कर लिया है। अब अगर हमारे नसीब में पोते पोते नहीं है तो ना सही, तुम अपने घर चलो बेटा, आखिर कब तक मायके रहोगी। सास और पति की जिद के आगे संगम की एक नहीं चलती और उसे ससुराल लौटना पड़ता है। ससुराल पहुंचकर, पता नहीं माँ जी, जब से यहाँ आई हूँ ना, मन टूटा टूटा सा रहता है। ऐसा लगता है मेरे दिल का एक टुकड़ा मायके में ही रह गया। बार बार रोने का दिल करता है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुझे मुन्ना याद आ रहा है, उसके बिना तेरा मन नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। तो खुद देख, जब उस नन्हे से बच्चे का 2 महीने का साथ तुझे ऐसा महसूस करा रहा है, तो अपनी संतान होने पर तू कैसा महसूस करेगी। बेटा, माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अलग और ख़ास होता है। माँ जो प्यार लगाव अपनी संतान से महसूस करती है, वो किसी और के लिए कभी नहीं कर सकती। पर इस बात को समझने के लिए तुझे पहले माँ बनना पड़ेगा। आज पहली बार संगम को अपनी सास की बातें चुभ नहीं रही थी। उसे वाकई लगने लगा था कि बच्चे के हमारे जीवन में होने से कितना सुकून मिलता है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, बच्चे हमारा जीवन बदल देते हैं। 3 महीनों में मैंने खुद में बहुत बदलाव महसूस किया है। बच्चे की जिन बातों से मुझे इरिटेशन होती थी, वो सब अच्छा लगने लगा है। निर्मला और उसकी समधन का उपाय काम कर गया था। संगम के दिमाग पर पड़ा पर्दा अब हट चुका था और अब वो भी मुन्ना जैसा एक छोटा सा बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाहती थी। जल्दी ही संगम अपनी गर्भावस्था की खुशखबरी सुनाती है और फिर पूरे 9 महीने बाद एक नन्हे मुन्ने बच्चे की माँ बन जाती है।